The Storyteller presents. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आइए स्टोरी की शुरुआत करें। दोनों ने ही अपनी रातें आंखों में काटी थी। इस पर रूहानिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे कुछ दिन पहले की उनकी करीबियां याद आ रही थीं। पहले सब कुछ कितना अच्छा था ना, यही सब सोच सोच कर दिल में दर्द उठ रहा था। फिर भी चेहरे पर एक व्यंग भरी मुस्कुराहट। वो हमेशा से जानती थी कि इस रिश्ते की कोई मंजिल नहीं है, मगर फिर भी खुद को रोक नहीं पाई थी। वो अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। उस शख्स से मोहब्बत कर ली थी जिसके लिए शायद वो अहमियत ही नहीं रखती थी, और ये ख्याल ही उसे खुद पर हंसने पर मजबूर कर रहा था। तो फिर तमाम बातें सोचकर आंखों से आंसू लुढ़क कर गालों पर भी बिखर रहे थे। वो खुद का मजाक उड़ा रही थी। उसने उनको साफ किया और वॉशरूम की तरफ चली गई। आधे घंटे में वो बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। उसकी नज़रें ड्रेसिंग टेबल पर रखे लॉकेट पर पड़ी तो आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। कुछ देर वो यूं ही उसको देखती रही, फिर गहरी सांस लेकर खुद को संभालते हुए कमरे से निकल गई। पूरा हॉल खाली था। उसने एक नज़र स्टडी रूम की तरफ देखा, फिर तेज़ी से घर से बाहर निकल गई। उसने कैब ली और अपनी कंपनी के लिए रवाना हो गई। उसके वहाँ से जाते ही बॉडीगार्ड ने रणविजय को इन्फॉर्म किया और वो खुद उसके पीछे चले गए। रणविजय स्टडी रूम से बाहर आया और अपने कमरे में गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूहानिका की खुशबू ने उसका स्वागत किया जो पूरे कमरे में फैले हुई थी। वो खुशबू उसको छूकर गुजर गई और एकदम से उसके होठों पर मुस्कान आ गई, मगर फिर उस दरवाजे पर नज़र पड़ते ही चेहरा सख्त हो गया। उसने एक नज़र उस दरवाजे को देखा और फिर अपने कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चला गया। कुछ देर में वो बाहर आया और अपने बालों को सेट करने लगा। अचानक उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे पेंडेंट पर पड़ी तो चेहरे पर मुस्कान आ गई, मगर कल की बातें याद आते ही सारी खुशी हवा हो गई। उसने एक गहरी सांस ली और उस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही उस पर हाथ लगाया और पासवर्ड एंटर किया, उस दरवाजे की हैंडल से एक छोटी सी चिप बाहर आई। उसने उसको हाथ में लिया और अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ गया। उसने उसे लैपटॉप से कनेक्ट किया तो कल रूहानिका के द्वारा किया गया लव कन्फेशन उस पर प्ले होने लगा। एक्चुअली वो एक ऑटोमेटिक दरवाज़ा है जिसमें वो चिप मौजूद थी। रूहानिका ने जैसे ही उसके हैंडल को छुआ था, वो एक्टिव हो गई थी और उसमें उसके द्वारा कहा गया एक एक अल्फाज रिकॉर्ड हो गया था। क्योंकि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और उसके कमरे में बहुत सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें मौजूद रहती थी, जिसकी वजह से उसने सिस्टम को इस तरह से अपडेट किया था कि जैसे ही कोई उस दरवाजे को हाथ लगाता था, रणविजय को मैसेज रिसीव हो जाता था और इसी के साथ उसकी तमाम बातें रिकॉर्ड हो जाती थी। रणविजय को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये काम ज़रूर रूहानिका का होगा, और ऐसा ही हुआ था। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव बदल रहे थे। वीडियो के अंत तक इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा था। उसने एक लंबी सांस ली और लैपटॉप को बंद करके कमरे से बाहर आ गया। हॉल में पहले ही नितिन उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके चेहरे पर परेशानी थी। रणविजय ने जब उसको ऐसे देखा तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसे कुछ वो उसकी तरफ आया और हाथों से बोलने का इशारा किया। नितिन ने जल्दबाजी में कहा, हमें आज रावत मेंशन जाना होगा। रावत साहब की तबीयत खराब है और वो बेहोशी की हालत में आपका नाम ले रहे हैं। रणविजय ने नितिन की तरफ देखा और बाहर चला गया। नितिन को जब जवाब नहीं मिला तो वो बेचैनी से बोला, मैटर सीरियस है, हमें सच में जाना होगा। इस बार उन्होंने कोई ड्रामा नहीं किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद उनके डॉक्टर से पूछ सकते हैं। उसके चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं थे। बिना पलटे बोला, मुझे पता है कि तुम सच कह रहे हो। रही बात यकीन की, तो अगर नहीं होता तो आज तुम मेरे साथ नहीं होते मिस्टर नितिन। इसके आगे उसने कुछ नहीं कहा और वहाँ से बाहर चलता चला गया। नितिन ने एक नज़र डाइनिंग टेबल की तरफ देखा, फिर सर्वेंट को इशारा किया। कुछ ही मिनट में सर्वेंट भागते हुए आया। उसके हाथों में एक टिफ़िन मौजूद था। नितिन ने इसको लिया और बाहर आ गया। कार उसी का इंतज़ार कर रही थी। नितिन ने एक गहरी सांस ली और अब एक जंग लड़ने के लिए खुद को तैयार करने लगा। फिर कांपते हाथों से रणविजय के दरवाजे पर दस्तक दी। शीशे को नीचे करते हुए उसने उसको घूर कर देखा। वो डर गया, मगर फिर भी हिम्मत करके बोला, ब्रेकफास्ट नहीं किया है आपने, इसलिए पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर हम ऑफिस चलेंगे। वैसे भी वहाँ जाकर आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर आज का दिन तो वैसे भी बिजी रहने वाला है, तो प्लीज़ बॉस। इतना बोलकर उसने टिफ़िन उसकी तरफ बढ़ाया। रणविजय ने कुछ देर तक उसी को घूरा और फिर उसके हाथ से बिना कुछ बोले टिफ़िन ले लिया। शीशा ऊपर करके बंद हो गया। नितिन ने एक चैन की सांस ली और फ्रंट सीट पर जाकर बैठ गया। ब्रेकफास्ट करने के बाद उसके चेहरे पर भी मुस्कान थी। वो जानता था कि नितिन इकलौता ऐसा शख्स है
जिसने बिना किसी स्वार्थ के उसका साथ दिया था। जब से उसने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा था तब से वो उसके साथ था। उसने सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल लेवल पर भी उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसी का नतीजा था कि वो उस पर आंखें बंद करके भरोसा करता था, क्योंकि उसने खुद को प्रूव किया था। नितिन की कोई फैमिली नहीं थी, इसीलिए वो रणविजय को अपना सब कुछ मानता था। भले ही कभी कभी वो उससे चिड़चिड़ा जाता था, मगर कभी उसने उसे छोड़कर जाने के बारे में नहीं सोचा था। वो उसके लिए किसी की जान ले सकता था तो अपनी जान देने में भी उसको 1 सेकंड नहीं लगेगा। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था। उन दोनों का रिश्ता ऐसा ही था। वो एक दूसरे को जताते नहीं थे, मगर वो दोनों एक दूसरे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे और दोनों को ही खामोशी से इस बात का एहसास था। कुछ रिश्ते यूं ही बन जाते हैं जो खून से नहीं, दिल से जुड़े होते हैं। कुछ देर में वो लोग ऑफिस के सामने थे। रणविजय कार से बाहर आया और तेजी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। उसने नितिन को मौका नहीं दिया और नितिन ने बेबसी से अपना सर हिला दिया। जल्दी ही वो अपने केबिन में था। वो सीधा अपने डेस्क की तरफ गया और फाइल्स में उलझ गया। कुछ ही मिनटों में नितिन वापस आया और उसने केबिन के दरवाजे पर दस्तक दी। रणविजय ने उसको परमिशन दी तो वो गहरी सांस लेकर बोलना शुरू किया। बॉस, बड़ी मैडम का मैसेज आया था। उन्होंने खास तौर से मैडम को लाने के लिए कहा है। बड़ी मैडम का मतलब रणविजय की माँ माधवी जी से था। नितिन को इतना बोलना ही था कि उसने अपना सर उठाया और गुस्से से उसको घूरा। नितिन को पहले ही से ही पता था कि वो यही रिएक्शन देगा, इसलिए वो जल्दी से बोला, मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने मुझे ऑर्डर देते हुए ये सब कुछ कहा था। और अब आप ही बताएं मैं उन्हें कैसे मना करता। जब मेरी आपके आगे नहीं चलती तो मैं उन्हें कुछ कैसे कहता। वो खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वो कर क्या सकता था। एक तरफ वैम्पायर था तो दूसरी तरफ वैम्पायर की माँ थी। वो इन दोनों में से किसी को भी ना नहीं कर सकता था। उसको इतना हक नहीं था। उसके चेहरे पर लाचारी भरे भाव रणविजय ने देखे और फिर खुद को शांत करते हुए बोला, ठीक है, अपनी मैडम को इन्फॉर्म कर दो। नितिन ने खुद को नॉर्मल किया और पूछा, आपके कहने का मतलब है कि मैं सच में उन्हें इन्फॉर्म कर दूं, बाद में आप मुझे कुछ। रणविजय ने उसको ठंडी नज़रों से देखा। नितिन समझ गया कि वो बकवास कर रहा था और अब अगर वो अपने मुंह बंद नहीं रखेगा तो मतलब रणविजय उसको पनिश कर देगा। शेर के मुंह में हाथ डालने से बेहतर था वो यहाँ से गायब हो जाए, इसलिए जल्दी से कहा, बिल्कुल, मैं अभी कॉल करके इन्फॉर्म कर देता हूँ। केबिन से बाहर आते हुए उसने राहत की सांस ली और खुद से कहा, जब बॉस ऐसे घूरते हैं तो सच में हड्डियाँ कँप-कँप आ जाती हैं। इनकी नज़र ही काफ़ी है किसी को डराने के लिए। यूं ही नहीं, पूरे ऑफिस के लिए ये वैम्पायर है। पता नहीं मैडम इस जैसे शख्स को कैसे झेलेंगी। भगवान ही मालिक है उनका। इससे पहले वो कुछ और कहता, उसके फ़ोन पर मैसेज आया, अगर मेरी बुराई कर ली हो तो जो मैंने कहा है वो भी कर लो, वरना अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहो। मैसेज वैम्पायर के नाम से डिलीवर हुआ था। उसने आसपास नज़र दौड़ाई तो एहसास हुआ कि रणविजय के केबिन के बाहर खड़ा है और पूरे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा मौजूद है जिसका एक्सेस रणविजय के पास है। वो जल्दी से रूहानिका के नंबर पर मैसेज टेक्स्ट करते हुए वहाँ से अपने केबिन की तरफ चला गया। शाम का वक्त। रणविजय सुबह से काफ़ी व्यस्त था। आज उसकी कई सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं था। अभी वो जस्ट अपने केबिन में एंटर ही हुआ था कि पीछे से नितिन ने कहा, बॉस, हम लोगों को जाना होगा। रणविजय ने एक नज़र नितिन को देखा और फिर टेबल पर से डॉक्यूमेंट उठाते हुए बोला, नहीं। नितिन अवाक सा उसको देखता रहा और फिर बोला, मतलब आप नहीं जाएंगे? आपको पता है ना वहाँ पर हमारा जाना कितना इम्पोर्टेंट है। रणविजय ने फाइल पढ़ते हुए कहा, जाना ज़रूरी है पर अब नहीं। आफ्टरनून में ही डॉक्टर से बात हो गई थी, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। पर बॉस, नितिन ने फाइल को बंद किया और उसको घूरते हुए बोला, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जॉब से प्यार नहीं है, इसीलिए बकवास कर रहे हो, है ना? उसकी बात का मतलब नितिन बखूबी समझ गया। अगर उसने इससे ज़्यादा कुछ भी कहा तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो देगा और वो ऐसा नहीं करना चाहता था और जानता था कि अगर उसने कोई बकवास करी तो वैम्पायर को उसकी सोच को सच करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। सो बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस। वो अपनी बात पूरी करता कि रणविजय ने उसको केबिन से बाहर जाने का इशारा किया तो वो तेज़ी से वहाँ से चला गया। रात का वक्त। रूहानिका के पास आज कोई खास काम नहीं था, जिस वजह से वो जल्दी ही फ्री हो गई थी। इस वक्त वो समुंदर के सामने रेत पर बैठी हुई थी और उसके दिमाग में रणविजय की बातें घूम रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था वो ऐसा बदला व्यवहार क्यों कर रहा है। उसका उसे इग्नोर करना तो वो समझ सकती है, पर वो उसके साथ इतना रूड क्यों है। अभी वो इसी उधेड़बुन में लगी हुई थी कि उसका फ़ोन रिंग हुआ। कॉल रावत मेंशन से था। उसने गहरी सांस ली और कॉल रिसीव किया। उधर से
बटलर की आवाज़ आई। गुड इवनिंग मैडम, रावत साहब की तबीयत काफ़ी ख़राब है, वो आप लोगों से मिलना चाहते हैं, जल्दी आएँ। और हाँ, रणविजय सर को भी मना लें, क्योंकि रावत साहब को लगता है कि शायद उनका आखिरी वक्त है, इसीलिए वो अपने पोते और पोता बहू से मिलना चाहते हैं। रूहानिका ने हाँ कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट की। उसे नितिन ने पहले ही रणविजय के ना जाने के बारे में बता दिया था। वो खुद भी वहाँ नहीं जाना चाहती थी, वो दोबारा राहुल से नहीं मिलना चाहती थी, वो उसके बर्ताव से पहले ही नाराज़ थी। वो दोबारा वहाँ जाकर कोई बखेड़ा खड़ा ही नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो मजबूर थी। अपनी जगह से खड़े होते हुए उसने रणविजय को कॉल किया, पर क्योंकि वो किसी मीटिंग में था, इसी वजह से उसका कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। रूहानिका ने कम से कम 10 बार उसको कॉल किया, पर उधर से एक कॉल भी कनेक्ट नहीं हुई। अब वो गुस्सा हो गई। उसने कैब ली और हार कर नितिन को कॉल की। 2-3 कॉल के बाद नितिन की कॉल कनेक्ट हो गई। रूहानिका ने राहत की सांस ली और इससे पहले वो कुछ कहता, उसने एक सांस में ही पूरी सिचुएशन बता दी। नितिन ने एक नज़र अपने फ़ोन को देखा, फिर रणविजय की तरफ जो किसी मीटिंग में व्यस्त था। उसके फेशियल एक्सप्रेशन से ही साफ पता था कि अगर उसको डिस्टर्ब किया गया तो वो डेफिनेटली उसको बख्शेगा नहीं। नितिन ने रूहानिका को घर पहुंचने को कहा और खुद भगवान का नाम लेकर कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हो गया। रणविजय ने घूरती नज़र उस पर डाली। नितिन ने गला तर करते हुए खुद को कंपोज किया और अपना फ़ोन उसकी ओर बढ़ाया। अब तक उसके पास भी मैसेज आ चुका था। उसने उसका फ़ोन लिया और मैसेज पढ़ा। माथे पर चिंता की लकीरें आ गईं और वो एक पल के लिए चुप सा हो गया। रणविजय ने फिर नितिन को कुछ इशारा किया और खुद कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला गया। वो सीधा अपने केबिन में गया, वहाँ से अपना मोबाइल और बाकी चीज़ें ली और तेज़ी से लिफ्ट से पार्किंग में चला गया। जल्दी ही वो मेंशन के बाहर था। अभी उसने अपना फ़ोन उठाया ही था कि रूहानिका को कॉल कर सके, तब तक वो गेट से बाहर आती नजर आई। कल रात के बाद अब जाकर वो उसको देख रहा था। रूहानिका ने सिंपल सी ड्रेस पहनी थी, बालों की पोनीटेल बनाई थी, चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे और आंखें लाल थी। उसको देखकर वो ठंडी सांस भरकर रह गया। इस वक्त वो इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता था। रूहानिका ने कार का गेट खोला और बिना कुछ कहे बैठ गई। उसने अपना चेहरा खिड़की की ओर कर लिया। रणविजय ने कुछ देर उसको देखा और फिर सीट से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। वो उसे ऐसे नहीं देख सकता था, पता नहीं क्यों, बस नहीं देख सकता था। पर उसका भावहीन चेहरा उसे तकलीफ देता था, दर्द देता था, और ये दर्द हर चीज़ से, हर बर्दाश्त से बाहर था रणविजय के लिए। रूहानिका को भी एहसास था कि कुछ देर के लिए ही सही, पर जनाब की नज़रें उस पर ठहरी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा और बाहर देखती रही। जल्दी ही वो रावत मेंशन के बाहर थे। आज वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। हर तरफ काले कपड़ों में मौजूद बॉडीगार्ड्स थे। आने जाने वाले हर शख्स की अच्छे से तलाशी ली जा रही थी। घर के बाहर कई सारी कारें खड़ी थीं, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि कई सारे लोग रावत साहब से मिलने आए। आते भी क्यों नहीं, आखिर वो अपने टाइम के नंबर 1 बिजनेस टाइकून थे। उनका एक अलग ही नाम और रुतबा था। रणविजय सबसे पहले कार से बाहर आया और रूहानिका की ओर का दरवाज़ा ओपन किया। रूहानिका ने गहरी सांस ली और कार से बाहर आ गई। उन दोनों को यहाँ एक परफेक्ट कपल की तरह बिहेव करना था। रणविजय ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, अंदर जाकर कुछ भी ऐसा मत करना जिससे दादाजी को कुछ भी गलत लगे। इनफैक्ट आज तो हमें उस दिन से बेहतर परफॉर्म करना है। तुम समझ रही हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? वो कुछ नहीं बोली, बस सर हिला दिया। रणविजय ने आगे कुछ नहीं कहा और दोनों अंदर जाने लगे। इस वक्त रणविजय के दिमाग में बहुत से ख्याल चल रहे थे। सुबह उसने स्ट्रिक्टली डॉक्टर से पूछा था, उस हिसाब से तो दादाजी की तबीयत खराब नहीं होनी चाहिए थी। फिर अचानक क्या हो गया? जहाँ तक उसे पता था उन्हें ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं था, फिर इस हद तक सिचुएशन कैसे ख़राब हुई थी? इसी ख्याल के साथ दोनों एंटर हुए। लिविंग एरिया में कई सारे लोग मौजूद थे। वहाँ इतनी भीड़ देखकर वो घबराई थी और रणविजय हमेशा की तरह चिड़चिड़ाया था, पर उसने अपने चेहरे पर कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। रूहानिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसने भी उसकी पर अपनी पकड़ मजबूत की और वो समझ सकता था कि वो खुद भी नहीं चाहती थी कि वो उससे दूर जाए और पहले जैसा कुछ भी दोबारा हो। उसने बिना किसी और की तरफ ध्यान दिए दादाजी के कमरे की तरफ जाना सही समझा। उनके कमरे के बाहर 4 गार्ड मौजूद थे जो अंदर जाने वाले लोगों की चेकिंग कर रहे थे। जहां रणविजय के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, रूहानिका को बहुत अजीब लगी थी। रणविजय को चेक करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिर वो उस फैमिली का हेड था, वो उसे कैसे अंडर एस्टिमेट कर सकते थे? और क्योंकि रूहानिका उसके साथ थी, इसी वजह से उसको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर वो फैमिली हेड था तो वो उसकी वाइफ थी। जितनी हैसियत रणविजय की थी उतनी ही रूहानिका भी डिज़र्व करती थी। कुछ ही मिनट में दोनों रूम में थे। दादाजी आंखें बंद किए बेड पर लेटे थे। उनके सामने डॉक्टर की टीम खड़ी थी और उसके जस्ट पीछे माधवी जी यानी रणविजय की मॉम मौजूद थी। जैसे ही डॉक्टर ने रणविजय को देखा, उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गई, चेहरा घबराहट से तर हो गया।
रणविजय उसका रिएक्शन देखकर सारा मामला समझ गया। असल में यह सब कुछ उसके दादाजी का प्लान था। वो सुबह तक उनकी तबीयत खराब थी पर अब वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उन्होंने झूठ कहकर रूहानिका और उसको यहाँ आने पर मजबूर किया था। रणविजय ने घूर कर डॉक्टर को देखा और हाथों से बाहर जाने का इशारा किया। रूहानिका की नज़र उन दोनों पर थी। उसे कुछ ज़्यादा समझ तो नहीं आया, पर रणविजय का चेहरा देखकर वो इतना तो समझ गई कि कुछ घोटाला हुआ है। उन दोनों ने माधवी जी का आशीर्वाद लिया। उन्होंने प्यार से उन दोनों के सर पर हाथ फेरा और फिर दादाजी की तरफ चली गईं। वो आंखें बंद किए लेटे थे तो उन्होंने धीरे से कहा, पापा, रणविजय और रूहानिका आपसे मिलने आए हैं। दादाजी ने तुरंत आंखें खोली और मुस्कुराते हुए उनको देखा। हालांकि चेहरा बीमार होने की वजह से पीला पड़ा था, मगर उनकी आंखों की चमक उन दोनों मियाँ बीवी को देखकर बढ़ गई थी। रूहानिका मुस्कुराते हुए उनके पास आई थी और उनका हाथ थाम कर बोली थी, आपने अपना वादा पूरा नहीं किया दादाजी। आपने अपना वादा पूरा किया दादाजी, पर आपसे एक गलती हो गई। आपने कहा था अगली बार जब मैं आऊँगी तो आप पूरी तरह से ठीक मिलेंगे, पर आपने तो सिर्फ मशीनों को कमरे से हटवाया है। खुद तो आप अभी भी बिस्तर पर ही हैं। वो किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह फैलाकर उनसे उन्हीं की शिकायत कर रही थी। उसकी मासूमियत पर वो मुस्कुराए थे और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोले थे, मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, पर मैं वादा करता हूँ अगली बार खुद को पूरी तरह से ठीक कर लूँगा। अब तुम आ गई हो ना, तुम्हें देखकर मेरी आधी बीमारी खत्म हो गई। रूहानिका मुस्कुराई। सुबह से अब जाकर कहीं वो खुलकर मुस्काई थी। रणविजय की नज़र उस पर थी। उसे यूँ मुस्कुराता देख उसके दिल को सुकून का एहसास हुआ था। सुबह से ही उसका मन बेचैन था, इसलिए उसने बैक टू बैक कई सारी मीटिंग अटेंड की थी ताकि बेचैनी से निजात पा सके। पर उसकी बेचैनी खत्म सिर्फ इस लड़की की मुस्कान देखकर हुई थी जो कुछ दिनों पहले ही उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी। कुछ ही देर में वो दादाजी के पास आया और उनके सामने बैठ गया। उसने एक हाथ से उनके हाथों को पकड़ा और माधवी जी की तरफ देखकर बोला, आप दोनों कमरे से बाहर जाएं, मुझे दादाजी से बात करनी है। माधवी जी ने हाँ कहा और उसको लेकर चले गए। रूहानिका ने धीरे से दादाजी के हाथ को बेड पर रखा और बाहर जाने के लिए खड़ी हो गई। उसने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा और उसने अपने चेहरे से भी कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया, पर उसका यूं इग्नोर करना रणविजय को खल गया था। सबके सामने मौजूद होकर उसको ना देखना रणविजय को तकलीफ दे गया था। अब उस कमरे में सिर्फ वो दोनों ही थे। उसने उनका हाथ छोड़ा और उनके सामने आकर खड़ा हुआ। चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। जितना हो सके उतना उसने अपनी आवाज़ को शांत किया और बोला, झूठ क्यों बोला दादाजी? गुस्सा देखकर दादाजी समझ चुके थे कि वो सब जान गया, इसीलिए नज़रें चुराते हुए बोले, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। तो फिर आप मुझसे नज़रें क्यों चुरा रहे हैं? ये बात आप भी अच्छे से जानते हैं कि मुझसे कोई चीज़ छुप नहीं सकती है, फिर भी आपने झूठ बोला। तो मैं क्या करता? मैंने तुमसे कितने दिन पहले कहा था कि मुझे मेरी बच्ची से मिला दो, मगर तुमने काम का हवाले देकर मिलने से मना कर दिया, इसलिए मुझे यही तरीका सही लगा। वैसे भी सही मायनों में तो मेरी तबीयत खराब ही हुई थी, अब तुम्हारे आने से पहले ठीक हो गई, इसमें मैं क्या करूं? मैंने जो किया वो सही किया था। मैं सच में बिजी था, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं था, पर इसके लिए आपको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं आज नहीं तो कल उसे यहाँ पर लेकर ही आता। उन्होंने कुछ बोलना चाहा कि वो उनको रोकते हुए बोला, और एक बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर अगली बार आपने ऐसा कोई ड्रामा किया तो फिर आप चाह कर भी अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देख पाएंगे, और मैं इस बात को मेक श्योर करूँगा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लगभग घूरते हुए उन्होंने रणविजय से कहा था। होठों पर डेविल मुस्कान के साथ वो बोला था, मैं ऐसा कर सकता हूँ और ये बात आप मुझसे बेहतर जानते हैं। क्यों? मैंने सही कहा ना मेरे प्यारे दादाजी? उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो सच में जानते थे कि उससे बहस करना बेकार है। अगर उसका गुस्सा बढ़ गया तो वो चाह कर भी रूहानिका से मिल नहीं पाएंगे और रणविजय उनके बड़े होने का लिहाज भी नहीं करेगा। सॉरी। उन्होंने गुस्से से उसे घूरा और चेहरा फेर लिया। उससे उनकी इस हरकत पर हंसी तो आई थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं और कमरे से बाहर निकल गया। गेस्ट रूम के बीचों बीच बैठी रूहानिका, जिसे वहां पर जबरदस्ती बिठाया गया था, उसे देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा लगा सकता था। रणविजय सीधा उस डॉक्टर के पास गया। उसने दादाजी के बारे में जानकारी लेने लगा। कुछ ही देर में उसने सारा मामला सेटल किया और हॉल की तरफ बढ़ गया। रूहानिका का ध्यान जैसे ही उस पर गया, चेहरे पर सुकून आ गया। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि उसका सामना राहुल से हो। रणविजय भी ये नहीं चाहता था और ना वो वहाँ रुकना चाहता था। उसने एक नज़र से देखा और माधवी जी की ओर बढ़ गया। कुछ दूरी पर ही वो किसी सर्वेंट से बात कर रही थी। उसने उन्हें दादाजी के नाटक में साथ देने के लिए अच्छी खासी फटकार लगाई, फिर जाने की परमिशन लेकर रूहानिका को लेकर वहाँ से निकल गया।
घर से बाहर आने के बाद उन दोनों ने राहत की सांस ली। रणविजय ने रूहानिका को बैठने का इशारा किया और खुद भी गाड़ी में आ गया। जल्दी ही कार मुंबई की सड़कों पर हवा से बातें कर रही थी। रणविजय ने नितिन को कॉल की और उससे इम्पोर्टेंट फाइल के बारे में डिस्कशन करने लगा। रूहानिका ने उसे कुछ देर देखा, फिर बाहर देखने लगी। 1 घंटे में दोनों घर के बाहर थे। रूहानिका ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और सीधे अंदर चली गई। रणविजय ने उसे जाते हुए देखा और फिर फ़ोन रखकर वो भी अंदर आ गया। वो जब तक चेंज करने कमरे में जा चुकी थी। उन दोनों ने खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया गया था। रणविजय ने अपना जैकेट निकाला, टाई की नॉट ढीली की और वहीं सोफे पर पसर गया। कुछ ही मिनट में वो नीचे आई और बिना उसकी तरफ देखे डाइनिंग टेबल पर बढ़ गई। रणविजय ने उसकी आंखें बंद थीं, बर्तनों की आवाज़ में उसने उस दिशा की तरफ देखा। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि जब वो उसके सामने था और वो बिना उससे पूछे खुद खाना खाने बैठ गई थी। वो खाली आंखों से उसे देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, जिससे अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। खाना तो उससे भी नहीं खाया जा रहा था। वो तो बस उसे अपनी तकलीफ़ का एहसास कराने के लिए इग्नोर कर रही थी। उसने किसी तरह खाना गले से उतारा और वहाँ से चली गई। उसकी आंखों में आंसू थे, चाहे वो उसके साथ कैसा व्यवहार क्यों ना करे। मगर वो शख्स उसकी मोहब्बत था, उसकी कुल कायनात था। वो उससे बहुत प्यार करती थी और वो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहती थी। शायद रणविजय को इस बात का एहसास भी नहीं था कि इस वक्त रूहानिका किस हद दर्जे की तकलीफ़ को महसूस कर रही थी। वो तब तक उसे देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई। फिर ठंडी सांस लेकर स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। तो गाइस, आज का एपिसोड भी यहाँ पर एंड हुआ। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। और एक बार फिर जिसे सुनना होगा वो प्रतिलिपि पर इसको सुन सकता है। द स्टोरी टेलर के नाम से प्रोफाइल मिल जाएगी और अनोखा इश्क कॉन्ट्रैक्ट लव स्टोरी।